ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म में पहले भी आ चुके हैं और आज फिर हमने उनको जो है अपने प्रोग्राम में शामिल किया है और आज हम उनसे बात करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी अभी आई है उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम उनसे बात करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होते हैं। अ, हम सबको मल्टी बैगर स्टॉक्स की जो है वो तलाश होती है। ये होता क्या है और क्या इसका कोई ख़ास फ़ॉर्मूला है और क्या इसको हासिल करने से क्या हम मिलियनेयर बन सकते हैं? तो इन सारी बातों पे हम आज जो है बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अफ़रोज़ मर्चेंट साहब की। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। और सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई हम सबको एक्सपेक्टेड था कि जी ये जो है अनचेंज ही रहेगा। तो इतने टाइम से मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनचेंज है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या इसमें कोई हम चेंज देखेंगे? इन्फ्लेशन का क्या मामलात हैं? क्या वो कम हो रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि जैसे कि कल पेट्रोल की कीमतों में भी हमें बहुत ही मामूली सी कमी नज़र आई है। तो इन सारे मामलात को आप किस तरीके से देखते हैं और आगे मार्केट में इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं कि इस चीज़ का कैसे असर पड़ेगा? देखिए, करंट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो एक्सपेक्टेशन थी वो ज़रा स्प्लिट एक्सपेक्टेशन थी कि मुख्तलिफ जो सर्वेस हुए हैं उसमें लोग पीपल वर डिवाइडेड। 50% रफली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देयर विल बी स्टेटस को कोई चेंज नहीं होगा और हुँ, 50% एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1% जो है या उससे ज़्यादा या उससे कम पॉलिसी रेट जो है वो कम होगा। अब पॉलिसी रेट उन्होंने मेंटेन किया है और मैं समझता हूँ, इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज इवन एक्सपेक्टिंग कि 100 बेसिस पॉइंट कम होना चाहिए, बिकॉज मार्च का इन्फ्लेशन 20.7% पे आ गया है और अप्रैल का इन्फ्लेशन जो कल होपफुली नंबर्स आएंगे तो वो 17 to 18% के दरमियान रहेगा। तो हमारा पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट तो पॉजिटिव हो ही चुका है मार्च में ही। तो इकोनॉमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जब पॉजिटिव रेट नेट इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो जाता है, 22% हमारा पॉलिसी रेट है, 20.7% हमारा इन्फ्लेशन, तो 1.3% तो लास्ट मंथ है और इस मंथ जो है वो अप्रैल में वो 3% से ऊपर चला जाएगा। तो सबकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जो मुझे समझ में आया, जो वजूहत है, कुछ इन्होंने लिखा भी है और कुछ नहीं लिखा है या कुछ मीडिया में आ रहा है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ फार जो मीडिया में आ रहा है वो सही है, बिकॉज जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है जो कल भी, जिसके उसके मिनट्स जो है वो परसों, सॉरी मंडे को हुँ। भी उसके मिनट्स जो है वो पब्लिश नहीं होते हैं। लेकिन ये सुनने में आया फ्रॉम मीडिया कि दे आर लाइक 10 मेंबर्स इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग और 8 to 2 का स्प्लिट डिसीजन था। 8 लोग स्टेटस को के फेवर में थे और 2 लोग चाह रहे थे कि कम हो। लेकिन वो 8 लोगों ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि जून में होपफुली मॉनेटरी ईजिंग साइकिल इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूँ इन्होंने रोका है दो वजूहत की वजह से। हुँ, हुँ, एक तो देंगे, एक तो नेक्स्ट मंथ इसी में अब में शुरू हो गया है, हुँ, आईएमएफ का डेलीगेशन आएगा टू डिस्कस विद पाकिस्तान फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ प्रोग्राम विच कुड बी अप टू 4 years, 3 to 4 years, अप टू 4 years। मैं समझता हूँ 3 years तो पहले भी हुआ है, लेकिन करंट फाइनेंस मिनिस्टर की कोशिश है कि किसी तरह 4 years का प्रोग्राम हो। और $6 billion तो पहले भी हमें मिले हैं और उनकी कोशिश है ये अप टू $8 billion मिले। तो ये इसमें क्या आईएमएफ के जो मेजर्स या एक्सपेक्टेशंस होगी या गवर्नमेंट को कहा जाएगा,
कुछ टफ अनपॉपुलर डिसीजंस भी हो सकते हैं, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी, IMF या कोई भी किसी कंट्री की इम्प्रूवमेंट के लिए वो सजेशंस देते हैं, तो वो उसका इंतजार है। प्लस फर्स्ट वीक ऑफ जून में बजट आएगा, तो बजट में भी क्या इम्प्लीकेशंस होगी, और मोस्टली इट विल बी बेस्ड ऑन द डिस्कशंस विद IMF, और IMF की जो कंडीशनैलिटीज होगी उसके हिसाब से होगा। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी 10 जून को है, तो हम्म वो क्लैरिटी काफी आ जाएगी। IMF के जो डिस्कशंस होते हैं, IMF जब यहाँ से जाते हैं तो प्रेस रिलीज भी इशू करते हैं, तो वो सारी चीजें आ जाएगी, बजट भी हो जाएगा, तो जून में हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है इकोनॉमिस्ट की थिंकिंग में। नेट पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट अब USA में भी हो गई है। हम्म इन्फ्लेशन 10% पे चला गया था, उन्होंने कंसिस्टेंटली पॉलिसी रेट को रफली जीरो पे था, 0 to 25 बेसिस पॉइंट को 5.25 to 5.5% पे ले गए, और अभी तक वो कम नहीं कर रहे हैं, हालांकि इन्फ्लेशन 3% पे आ गया। यानी वहां भी नेट पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट इज मोर देन 2%। तो ये उन्होंने ये मेंशन भी किया है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आप पढ़ें तो इसमें वन ऑफ द रीजंस इन्होंने मेंशन किया है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने अभी तक मॉनेटरी ईजिंग शुरू नहीं की है, तो दे आर एक्स्ट्रा कॉशियस कि हमारी इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, हमारे एक्सपोर्ट्स 15 साल से 25 से 30 बिलियन डॉलर्स पे है, और इंपोर्ट्स हमारी 100% बढ़ गई है 15 साल में, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जब नहीं बढ़ेगी तो जो चीज यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगी वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती है, तो उसकी उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती है। तो बहुत ही ओवर कॉशियस स्टांस लिया है इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी के लिए कि कहीं पॉलिसी रेट कम हो और ये एकदम से जो है वो फिर इंपोर्ट्स में इजाफा हो जाए, तो वो भी हम बर्दाश्त इस वक्त नहीं कर सकते हैं। वी हैव ओनली $8 बिलियन रिजर्व्स, अब ये $1 बिलियन आया है तो $9 बिलियन है, विच इज इनफ टू कवर 2 months इंपोर्ट कवर। 3 months इंपोर्ट कवर इज अ रिजनेबल, वो इंपोर्ट कवर होता है, और फिर हम इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में भी होपफुली जा सकेंगे। जो फॉरेन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेशन भी दिया है कि हम पंडा पेंडा बॉन्ड्स जो चाइनीज बॉन्ड्स होते हैं, हम्म फर्स्ट टाइम हम पेंडा मार्केट में जाएंगे। तो होपफुली आई थिंक लेट्स, क्योंकि स्प्लिट था तो मंडे को मार्केट ने तो ऑलरेडी ये इसमें आप देखें कुछ 1000 पॉइंट्स गिरे थे, कल कुछ 500-600 पॉइंट्स गिरे, तो वो जो एक्सपेक्टेशंस जो स्प्लिट थी जिसकी वजह से 2 दिन मार्केट में करेक्शन आई। सही। और सिर्फ फर्दर आगे मार्केट आपको आप किस तरीके से देखते हैं कि आगे जो अब 2 दिन और है मार्केट का क्या रहेगा व्यू? देखिए हिस्टोरिकल अगर आप देखें तो मई और जून के महीने जिसको हम ऑफ सीजन पीरियड भी कहते हैं, और जून में बजट भी आता है, और इस साल तो फिर मई में ये IMF का भी डेलीगेशन आ रहा है, तो ये मई और जून मैं समझता हूँ कि जिस तेजी से मार्केट बढ़ी है, ठीक है, कुछ अगर वो 38,000 से अगर 73,000 अगर एक साल में बढ़ गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है, तो 2-4-5 हजार पॉइंट्स की करेक्शन होती तो कुछ ज्यादा नहीं होती है। लेकिन मार्केट में मैं नहीं समझता हूँ गुंजाइश, देखिए फंडामेंटली गुंजाइश तो नहीं है करेक्शन की। अभी भी मार्केट 4.5 प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। हम इंडिया से कंपेयर नहीं कर रहे हैं जिसकी 23 पे मार्केट ट्रेड करे, हम तो पाकिस्तान की मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं। 76 साल की हिस्ट्री में ये 3 और 4 बिल्कुल ही लोवेस्ट मल्टीपल्स रहा है, इससे नीचे तो गया ही नहीं है। तो 4 से थोड़ा सा ऊपर आया 4.5 पे, तो फंडामेंटल्स तो गुंजाइश नहीं है जैसे। लेकिन मैंने कहा कि कुछ नॉन फंडामेंटल्स और कुछ टफ अगर बजटरी इम्प्लीकेशंस होते हैं तो ये मार्केट में कुछ इम्पैक्ट फर्दर आ सकता है। तो सर जो ये स्टॉक्स होते हैं, अब इसमें अगर मैं सेक्टर वाइज अगर आपसे पूछूं तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि स्टील सेक्टर है, उसमें कौन कौन से आप जो है पॉइंट आउट करेंगे इन स्टॉक्स को, फार्मा सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, सेक्टर वाइज थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दें। देखिए स्टील सेक्टर को अगर आप उसको डिवाइड करें तो 2 कैटेगरीज में है। एक तो लॉन्ग बार्स जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें मैंने मोगल स्टील हो गया या आगा स्टील हो गया या दूसरे जो कंपनीज है, और एक है जो फ्लैट स्टील बनाते हैं, जिसमें वो इंटरनेशनल स्टील है, आयशा स्टील है, ये फ्लैट स्टील जैसा पाकिस्तान स्टील मिल जो है
फ्लैट स्टील बनाता है, लेकिन वो बंद है, गवर्नमेंट का जो इदारा है। तो ये देखिए, जो इसको हम सिक्लिकल सेक्टर्स भी कहते हैं। आप उसमें स्टील ले लें, आप उसमें सीमेंट ले लें, आप उसमें ऑटोमोबाइल ले लें, ये सिक्लिकल सेक्टर्स है। सिक्लिकल सेक्टर्स, मैं समझता हूँ कि मैंने कभी सिक्लिकल सेक्टर्स को अभी जो परफॉर्म हो रहा है पिछले कुछ मोर देन अ ईयर, कि जब हमारे पॉलिसी रेट हाईएस्ट एवर 76 ईयर हिस्ट्री में 22% पे आया पिछले साल जून में, और आज भी 22% पे है, 10 महीने हो गए, तो उसके बावजूद ये परफॉर्म किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब, क्योंकि ये सेक्टर्स जनरली इंटरेस्ट रेट ऊपर होते हैं तो परफॉर्म नहीं करते हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे होते हैं तो परफॉर्म करते हैं। यानी ये इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट हुए, उसके बावजूद इन्होंने परफॉर्म किया है। तो जून में तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये पॉलिसी रेट कम होना शुरू होगा। और मैं समझता हूँ इनको 1% कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ ये एक्सपीरियंस, और ये इसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। ऑलवेज कहते हैं मैच्योरिटी ऑलवेज कम्स विद एक्सपीरियंस। कि ये जो अभी 8 पॉलिसीज होती है साल में, हर 6 हफ्ते बाद एक पॉलिसी होती है, यानी साल में 8 पॉलिसीज होती है। आज 22% है, 1% आप 8 पॉलिसीज में करें, 1% से ज्यादा बढ़ाते हैं या 1% से कम बढ़ाते हैं, तो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो हमारे डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। तो जो आप देखेंगे रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल इकोनॉमीज होती है दुनिया भर में, वो कभी भी इन वन गो में ज्यादा परसेंटेज न बढ़ाते हैं न कम करते हैं। यूएस फेड ने 13 दफा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, लेकिन यू विल बी सरप्राइज कि 25 बेसिस पॉइंट से उन्होंने बढ़ाया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम भी जो है कॉशियस स्टांस लें, और जून में अगर हम कम करना शुरू करते हैं तो हर रेट में, और इन्फ्लेशन, जाहिर इन्फ्लेशन बेस है, दुनिया भर में इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन को देखते हैं, तो इन्फ्लेशन तो हमारा कम आ ही रहा है। 38% था मई में, और 21% मार्च में अनाउंस हुआ है। अप्रैल 18% हम देख रहे हैं। तो 38 से 18%, यानी आप सोचे 20% इन्फ्लेशन एक साल में, एग्जैक्टली में पिछले साल में 38% था। तो ये तो आप, लेकिन हर पॉलिसी मीटिंग में इनको 1-1% कम करना चाहिए, ताकि 12 महीने में हम 22 से 14% पे आ जाए। सही। तो सर इसके जो है अब जैसे आपने स्टील सेक्टर की बात की, इसी तरीके से आप ये मुझे बताएँ कि फार्मा सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर हैं, इनमें आप जो है कौन से ऐसे स्टॉक देखते हैं? और साथ ही साथ मैं ये भी पूछूँगी कि इनके प्रोस एंड कॉन्स भी बताएँ इन स्टॉक्स के ना? देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर तो जो रिसेंटली है, दे आर नॉट रियली परफॉर्मिंग अगेन बिकॉज ऑफ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। और आप देखें कि बैंक्स तो इनको लोन देना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने लोन्स रिटायर किए, मजीद लोन्स हुँ। के बजाय जो एग्जिस्टिंग जो बोरोस थे उन्होंने रिटायर किए। क्योंकि अगर काइबो 22% पे, और कुछ टाइम पहले तो 25% पे था, तो वो प्लस 3%, 28% पे तो लोन लेना जो है वो नामुमकिन सी बात है। तो अब कुछ कम हुआ है, क्योंकि काइबोर 22% पे 6 मंथ प्लस 3% स्प्रेड होता है बैंक्स का, तो 25% पे भी जो है बहुत ज्यादा है। तो ये जो टेक्सटाइल वाले, जो अगर आप रिजल्ट्स देखें, अभी ये क्वार्टर खत्म हो चुका है, क्वार्टरली रिजल्ट्स तो 30 अप्रैल तक सबको अनाउंस करने होते हैं। तो आप देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन द होल, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम भी है। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो आई एम श्योर ये दोबारा परफॉर्म करना शुरू करेंगे। लेकिन एक ड्रॉबैक मैं जो देख रहा हूँ, ये 2 और 2.5 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स पे है। कभी हिस्टोरिकली इतना नीचे मैंने नहीं देखा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री एज अ होल, ये डिविडेंड पे आउट्स इनके बहुत लो है, या नहीं है या बहुत लो है। देखिए, एक जो खुशाइन बात ये भी, और हमेशा मैं इन्वेस्टर्स को मैं कहता हूँ 80-20 प्रिंसिपल रखे। 80% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए, यानी वो स्टॉक्स आप लें अनलेस के उसके कोई सेक्टर या फंडामेंटल या कंपनी के डायनामिक्स में चेंजेस होती है तो उसको रीअलाइन करे। अदरवाइज जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है वो ये स्टॉक मरने के बाद भी नहीं बेचता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ताकि लोगों को समझ में आए। हुँ। यूनिलीवर पाकिस्तान 50 रुपए में इशू हुआ था, और 15,000 में इसकी डीलिस्टिंग हुई थी, आज से तकरीबन 10 साल पहले। कुछ लोगों ने 15,000 में भी नहीं बेचा,
सीडीसी में अब नॉन लिस्टेड शेयर्स में भी आप रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बहुत इन्होंने एक इजीनेस पैदा की है। 100 साल बाद भी आते तो सीडीसी में कुछ शेयर्स नजर आएंगे। तो ये दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। मैं कहता हूं चलो ट्रेडिंग भी करना, 80-20 प्रिंसिपल होना चाहिए। 80% आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे होना चाहिए, जिसमें मैंने देखा है हिस्टोरिकली, हम डे वन से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। 18 सितंबर 1947 जब पहला दिन था स्टॉक एक्सचेंज का, तो 76 साल में हमने यही देखा है। जो ये प्रिंसिपल करते हैं कि 80% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब उनके बच्चे वो काम आ रहे हैं, उनके वो भी नहीं बेचेंगे मरने के बाद, उनके बच्चों को काम आएगा। तो ये दुनिया भर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वही कामयाब होते हैं मार्केट में, जो कम से कम 80% उसको लॉन्ग टर्म में रखते हैं और 20% ट्रेडिंग करते हैं। 20% से ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करते। सही। अच्छा सर, अब 2024 के आप कौन से स्टॉक्स आप कहेंगे, क्योंकि अभी जैसे कि आगे एक्सपेक्ट है जून में जो मॉनेटरी पॉलिसी आए तो उसमें जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा कम हो। तो आगे ऑल ईयर आप क्या समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि जो है इन्वेस्टर्स के लिए जो है बड़े अच्छे रहेंगे और उनमें इन्वेस्ट करना जो है जो है प्रॉफिटेबल जो है वो रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं, जिसमें मेरे दोस्त भी है, कि पॉलिसी रेट 22% है और आपका मार्केट 38,000 से हम्म, 73,000 पे चला गया। ऐसे ही। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी वो जो प्रॉफिटेबिलिटी, तो बहुत सारी कंपनी के ASC 100 इंडेक्स में आप देखें तो मेजॉरिटी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 7 साल में डबल हो गई थी, लेकिन इंडेक्स हमारा डबल नहीं हुआ। मैं इंडेक्स को कंपेयर करता हूँ 53,000 से। हम्म 53,000 से नीचे तो इसलिए आया था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी हमारी मुल्क में, हम्म जिसकी वजह से नीचे आया था। तो 53,000 से आज अगर वो 73,000 या अभी जो करेक्शन आई है 71,000 प्लस है, तो वो तकरीबन 20% हमारी मार्केट बढ़ी है। प्रॉफिटेबिलिटी तो 100% बढ़ी है। तो अभी भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और जैसे देखें, हो या ये रहा है, आई थिंक इट इज नॉर्मल विद एवरीबॉडी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, कि जब बैंक अगर और ये मैं समझता हूँ स्टेट बैंक बहुत अच्छा रेगुलेट कर रहा है कि जो फिक्स इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट होना चाहिए। सीनियर सिटीजन है या विडोज है, मैं हमेशा कहता हूँ डाइवर्सिफाइड रखें, स्टॉक्स में भी रखें, फिक्स इनकम में भी रखें। वो उनके 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 लिए पाबंदी है कन्वेंशन बैंक्स के लिए कि पॉलिसी रेट माइनस 150 बेसिस पॉइंट मिनिमम सेविंग्स अकाउंट में वो रिटर्न दें। तो 22% है, माइनस करें 150 बेसिस पॉइंट, यानी साढ़े 20% तो हर बैंक को जो कन्वेंशनल है, नॉन इस्लामिक बैंक है, हम्म उनको कंपल्सरी देना होता है, जिसकी वजह से बैंक में रख रहे हैं। अब जून ऑनवर्ड जैसे पॉलिसी रेट नीचे आया, सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स, ये देखें, ये इक्विटी फंड में भी करते हैं और ये मनी मार्केट में भी करते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तो मनी मार्केट में वो उनके इन्वेस्टर्स कन्वर्ट होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इक्विटी में इन्वेस्टर कन्वर्ट होते हैं। हमारे 3 लार्जेस्ट जो प्लेयर्स है मार्केट में, वो फॉरेनर्स है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे म्यूचुअल फंड्स है, बल्कि अब मैं कहूंगा म्यूचुअल फंड्स नंबर 1 पे है, फॉरेनर्स बहुत ज्यादा चले गए। नंबर 2 पे फॉरेनर्स है और नंबर 3 पे इंश्योरेंस कंपनीज है। फॉरेनर्स आ चुके हैं मार्केट में, $50 मिलियन का नेट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया है। इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स सिर्फ एक इंतजार कर रहे हैं, जो मैं कहता हूं कि मॉनेटरी ईजिंग साइकिल इज जस्ट नॉकिंग द डोर। वी आर ऑलरेडी ऑन द पाथ फॉर रिकवरी ऑफ मॉनेटरी ईजिंग, जो जून में होगा। तो आप देखिए म्यूचुअल फंड्स 50% इन्वेस्टेड थे, यानी आप सोचें क्या 2 ट्रिलियन 2,000 अरब का इनका फंड है, तो 1,000 अरब ये मार्केट में होता अगर इंटरेस्ट रेट हमारे नहीं बढ़ते। अब इंटरेस्ट, अभी इनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 150 बिलियन रुपीज है। तो आप सोचे इतना पोटेंशियल है इनके पास। तो ये बहुत ही स्पीड में ये इंटरेस्ट रेट आप देखिएगा जून में जब नीचे आएंगे, तो होपफुली ये इनकी एंट्री दोबारा स्टॉक मार्केट में आएगी। सही। बहुत शुक्रिया अफरोज साहब आपका, और आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। और इसी के साथ ही नाजरीन, आज के सेशन से मैं इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।